हेलो एवरीवन। अभी हम हफमैन कोडिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर किसी ने पिछला वीडियो दैट इज प्रीफिक्स कोड वाला देखा नहीं है तो 100% जाइए और देख के आइए। अभी स्टॉप की जरूर जाइए क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको। सो हफमैन कोड क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तो मतलब सपोज करो, जैसे मैंने कुछ लिखा कि ए अगर 50 बार आया है, बी 20 बार आया है, तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक एक मैसेज में सपोज करो ए 50 बार आया है, बी 20 बार आया है, तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो वर्ड आया है। तो बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसीज हम प्रीफिक्स कोड रेडी करते हैं और वो ऑप्टिमल रहेगा। ऑप्टिमल मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है ऑप्टिमल मतलब। हाँ, तो और एक हबमैन कोड में रहता है कि और एक लिखा है, सॉरी, यहाँ पे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी एक तरीके से सेम ही होता है। प्रोबेबिलिटी बस जो भी टोटल नंबर होगा, मतलब यहाँ पे टोटल कितना है 70, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 50 आउट ऑफ 70। तो यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 आउट ऑफ 70। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। सो ये आ गया अपने प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी हम लोग ऑपमैन कोडिंग करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा ना, उसको शॉर्ट कोड दिया जाएगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको लंबा कोड दिया जाएगा। ऐसा क्यों? सपोज करो, अगर ये ए इधर 50 बार आया है, ठीक है, ए मतलब 50 बार आया है, और अगर ए को हमने एक बड़ा कोड दे दिया, सपोज करो ऐसा 0 0 0 0 0, ठीक है, ऐसा। और बी कितने बार आया है? बी आया है 20 बार, और बी को हमने बस कोड दिया 10, ये दे दिया। अब मतलब मैंने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा आया है उसको लंबा कोड दे दिया, और फ्रीक्वेंसी जिसका कम है उसको शॉर्ट कोड दे दिया। तो अब जब रिसीवर आएगा ना, रिसीवर जब अपना डिकोड करेगा, तो रिसीवर, क्योंकि ए अगर 50 बार आया है, तो 50 बार रिसीवर को ये इतना बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो रिसीवर की कॉस्ट ज़्यादा होगी ना इधर, क्योंकि हर बार उसको 50 बार, क्योंकि ए 50 बार आया है तो 50 बार उसको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो सेंस ही नहीं बनता है। इसीलिए जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका जो भी ये रहेगा अपना कोड, वो शॉर्ट रहना चाहिए। और जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका कोड, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कम है ना उसका कोड एकदम बड़ा होना चाहिए, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका कोड छोटा होना चाहिए। तो ये अपना ये है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, कोड कोड मतलब कौन सा कोड? प्रेफिक्स कोड ऑप्टेन यूजिंग द हफमैन satisfy the prefix property and minimizes the total weighted path length। इसका मतलब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो बताऊंगा। तो हमेशा दो चीज़ याद रखनी है अपमान कोडिंग में। पहली बात तो वो ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है। ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ये अभी समझा होगा आपने वो क्या है। ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको शॉर्ट कोड मिलेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको लॉन्ग कोड मिलेगा, उसी को बोला जाता है ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड। और एक है कि जो टोटल वेटेड पाथ लेंथ होगी वो मिनिमल होगी, ठीक है। तो हफमैन कोडिंग का ये फायदा है। एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि क्या करना है अभी। तो ये एग्जांपल बहुत मतलब, जैसे आपको एग्जाम में ऐसे ही सेम एग्जांपल दिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो एग्जांपल देखिए अभी। एग्जांपल है अपना, यहाँ पे लेता हूँ मैं सिंबल, और यहाँ पे लेता हूँ हफमैन, सॉरी, यहाँ पे सिंबल और क्या रहता है दूसरा? फ्रीक्वेंसी। सिंबल और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये एग्जांपल चलता है। तो सपोज करो सिंबल है ए, फिर सिंबल है बी, फिर सिंबल है सी, फिर सिंबल है डी, फिर ई, और दूसरा है एफ। ये अपना है सिंबल। और यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने को, सॉरी उसके लिए। तो थोड़ा रुकिए अभी। हाँ, तो ए का सपोज फ्रीक्वेंसी है अपना 5, बी का फ्रीक्वेंसी है 9, सी का फ्रीक्वेंसी है 12, डी का फ्रीक्वेंसी है 13, ई का फ्रीक्वेंसी है 16, और एफ का फ्रीक्वेंसी है 45। ऐसा अगर रहा तो हमेशा स्टेप जीरो में क्या रहेगा? स्टेप जीरो या फिर स्टेप वन बोल सकते हैं आप। स्टेप वन में क्या रहेगा? अरेंज द फ्रीक्वेंसी। हम एक क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड हफमैन कोड। हफमैन कोड मतलब कौन सा कोड? प्रीफिक्स कोड फॉर ईच सिंबल।
एंड ऑल्सो फाइंड वेटेड, क्या था वो, वेटेड पाथ लेंथ। वेटेड पाथ लेंथ, दो क्वेश्चन रहते हैं इसमें। एक होता है प्रीफिक्स कोड फाइंड कीजिए, दूसरा होता है वेटेड पाथ लेंथ फाइंड कीजिए। तो उसमें स्टेप वन क्या है, स्टेप वन याद रखना, अरेंज द फ्रीक्वेंसी, अरेंज द फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए फ्रीक्वेंसी को। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा वाला पहले आएगा, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में ऐसा लिख लेना है। क्या है इधर, तो पहले 5 लिखूंगा मैं, फिर 9 लिखूंगा, फिर 12, फिर 13, फिर 16 और फिर 45। ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग है ना, देखिए इंक्रीजिंग है, ये बढ़ते जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। हाँ, ये हो गया स्टेप वन। अब स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना है देखिए, स्टेप टू में आपको करना है चूज टू मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, टू मिनिमम फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये जो अपने फ्रीक्वेंसीज है उसमें से दो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चूज करना है। कौन से दो मिनिमम है, 5 और 9, ये मिनिमम है। देखो सबसे 5 और 9 क्या है, मिनिमम है, इसको चूज करना है। सम देम अप, सम देम अप एंड क्रिएट नोड। ठीक है, एंड क्रिएट नोड। ऑल्सो यहाँ पे स्टेप वन में और एक है, अरेंज द फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड क्रिएट नोड फॉर देम, एंड क्रिएट नोड फॉर ईच ऑफ देम। मतलब यहाँ पे 5 9 लिखा है ना, उसको वैसे एक नोड कैसे क्रिएट कर लेना है, नोड। और ये कौन सा नोड है, लीफ नोड है, क्योंकि उसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। और अभी जो भी आपने मिनिमम जो है उसको चूज करना है और उसको सम करना है और उसको और एक नोड बनाना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 और 9 चूज कर लिया, तो क्या आएगा, 5 और 9 का सम आएगा 14। फिर इसको एक नोड बनाना है ऐसे। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया अपना स्टेप टू। स्टेप टू में आपको क्या करना था, स्टेप टू में जैसे मैंने बताया आपको अभी कि चूज टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड सम देम अप एंड क्रिएट अ नोड फॉर इट, क्रिएट अ नोड फॉर इट। ओके, अब स्टेप टू का आंसर क्या आएगा, अब देखिए स्टेप टू में जैसे मैं फिर से लिखना पड़ेगा इधर 5 9 12, फिर 13, फिर 16, फिर 45। दो मिनिमम को पकड़ना है, सम करना है और इसका एक नोड बनाना है ऐसे। ठीक है, हाँ, अब एल्गोरिथम अपना चालू होगा। तो ये जो है ना, चूज टू मिनिमम एंड सम देम अप एंड क्रिएट नोड फॉर इट, ये हर बार करते रहना है अनटिल सिंगल नोड रिमेन्स। मतलब जब तक एक नोड नहीं सिलेक्ट होता है, मतलब एक नोड नहीं बचता है, तब तक वह करते रहना है प्रोसीजर, अनटिल सिंगल नोड रिमेन्स। ठीक है, तो दैट्स इट। अब स्टेप थ्री, अब स्टेप थ्री में क्या करेगा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में क्या करना है, सेम सेम यही प्रोसेस चालू है। मतलब चूज टू मिनिमम एंड सम देम अप। अब बताइए, देखो 5 और 9 का काम तो हो चुका है। अब मेरे पास कौन कौन है, 14 12 13 16 45। अब 14 12 13 16 45 को एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 45। और ये 14 के नीचे क्या क्या है अपने पास, 14 के नीचे इधर 5 और इधर 9। ठीक है, तो 12 13 14 16 एंड 45 में से दो छोटे कौन से वैल्यू है, 12 एंड 13, तो उसका सम करना है। वो क्या आएगा, 25। तो इसका और एक नोड बनाना है। तो अपने पास क्या बचा अभी स्टेप फोर में, स्टेप फोर में आऊंगा, क्या बचा अभी अपने पास देखिए, 12 और 13 का काम हो चुका है, एडिशन हो गया, मतलब काम हो चुका है उसका। तो 12 13 तो काम हो चुका है, 5 9 का काम हो चुका है, अपने पास बचा 25 14 16 45। इसको फिर से लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग में आएगा सबसे पहले 14, फिर आएगा 16, फिर आएगा 25, फिर आएगा 45। बस, अब 25 के नीचे क्या था, 12 और 13। 14 के नीचे क्या था, 5 और 9। हाँ ठीक है, अब फिर से दो मिनिमम चूज करना है और उसको सम करना है। दो मिनिमम कौन है, 14 और 16, इसका सम कीजिए, क्या होगा, 14 और 16 का सम हो गया 30, सॉरी, हाँ 30, यस। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक। अब देखिए मेरे पास क्या क्या बचा, देखो 14 का काम हो चुका है, 16 का काम हो चुका है। ठीक है, सबका काम हो चुका है इधर। ठीक है, 14 का काम हो चुका है, 16 का काम हो चुका है,
मेरे पास कौन कौन बचा? अब मेरे पास बचा 25, 45 और 30। तो उसको लिख लेना है फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टेप 5 में कौन है वो है 25 पहले आएगा, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45। दैट्स इट। अब फिर से जो 25 है अपना, उसके नीचे कौन था देखिए, इधर 12 था, इधर 13 था। जो 30 था उसके नीचे कौन था, इधर 14, फिर 16, फिर 40 के नीचे कौन था वो लिखा, 14 के नीचे था अपना 5 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब 25, 30 और 45 में से दो मिनिमम चूज करना है और उससे सम करना है और एक नोट बनाना है। तो इसका हो गया 55, ये दो मिनिमम है। तो मेरे पास कौन बचा, 55 और 45। याद रखिए कब तक करना है ये प्रोसीजर, जब तक सिंगल नोड नहीं ये सिंगल नोड नहीं बचता है तब तक। तो 55 एंड 45 अभी बच चुका है मेरे पास। तो स्टेप 6 में कौन बचा है मेरे पास, 55 और 45। उसको पहले 50 और 45 को अपने को लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं लिखता हूँ। तो मेरे पास है 45 और है 55। ठीक है। अब जो नीचे ट्री है वो तो इसका मतलब 25 का, 30 का, 12 का, 13 का, 14 का, 16 का, 5 का, 9 का, इन सब का काम तो बन चुका है, तो इसको टच ही नहीं करना है। जो नया नोड बनता है वो और बचे हुए नोड उसको ही लेना है हर बार। तो नया नोड क्या बना था, 55 और 45। ये 45 पुराना ही था। तो ये मेरे पास बच चुका है। ठीक है। अब जो भी नीचे है वो ट्री बना लीजिए पहले। फिर है मेरे पास 25, फिर है 30, फिर 25 का जो भी नीचे है, जो पहले से बना हुआ वो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 13, फिर 14, फिर 16, और 14 कैसे बना था, 5 और 9 से। अब 45 और 55 इन दोनों में से मिनिमम दो मिनिमम पकड़ना है और सम करना है। तो दो ही बचे तो दो ही मिनिमम होंगे। इसका सम क्या आएगा, 45 और 55 का 100 आएगा। बस, ये एक नोड बन चुका है। तो सिंगल नोड ही बना ना अभी। ठीक है। तो एक फाइनल ट्री अपन बना लेते हैं इधर। यही है अपना फाइनल ट्री। सिंगल नोड बन गया मतलब अभी रुकना है। क्या है, सिंगल 100 है सबसे ऊपर। तो 100 सबसे ऊपर मेरा बना है। 100 के नीचे मेरा बना है 45, इधर बना है 55। अब बताइए 155 यहाँ पे क्या था, 55 के इधर था 25, फिर था 30, फिर था अपना क्या था, यहाँ पे था 14, यहाँ पे था 16, यहाँ पे था 25 के बाद 12, यहाँ पे था 13, और 14 कैसे बना है वो लिखिए। 14 बना है 5 और 9 से। ठीक है, बन चुका है अपना। तो अभी ये मेरा फाइनल ट्री बन चुका है। ये मेरा हफमैन ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हफमैन ट्री। अब अब जो भी अपने को क्वेश्चन में दिया था, उस क्वेश्चन में जो भी दिया था ना अपने को, मतलब ए बी सी, उसको नाम देना है हर एक नोड को। अभी देखिए 5 किसका नाम था, देखिए इधर 5 मतलब ए का नाम था, 9 मतलब बी का था, 12 मतलब सी का। मतलब 5 फ्रीक्वेंसी किसकी थी, ए की, 9 फ्रीक्वेंसी किसकी थी, बी की। तो जो भी है वो इधर नाम लिख दीजिए। तो 5 किसका था, मैं लिखता हूँ, देखो अभी इधर कहाँ गया अपना ट्री। हाँ, तो देखिए 5 किसका था, 5 था ए का, तो ए इधर आएगा नाम। 9 किसका था, बी का। 12 किसका था रे, 12 था सी का। सी 13 किसका था, 13 था डी का। 16 था क्या किसका, हाँ ई का था। और 45 किसका था, एफ का था। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी आपने को लिख के दिया था ना, ए बी सी डी ई एफ, वो हमेशा याद रखना लीफ नोड में ही आएंगे। तो ए बी सी डी जो आपने को क्वेश्चन में दिया था वो लीफ नोड में ही आने चाहिए ऐसे हमेशा। तब लीफ नोड याद रखना ये। अब अब क्वेश्चन जो था, ठीक है, अब क्वेश्चन जो था वो अपना इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखने के लिए, क्वेश्चन क्या था अपना कि हर एक का प्रीफिक्स कोड निकालना है। मतलब ये ए के लिए प्रीफिक्स कोड निकालो, बी के लिए निकालो, ई के लिए निकालो, डी सी एफ, सबके लिए प्रीफिक्स कोड निकालो। तो उसके लिए फाइनल रूल ये रहता है प्रीफिक्स कोड निकालने के लिए, हर एक जो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन है उसमें 0 दीजिए, और जो राइट साइड का डायरेक्शन है, देखिए लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है उसमें 0 दीजिए, और जो राइट साइड का डायरेक्शन है उसमें 1 दीजिए। यहाँ पे लेफ्ट का है, क्या है, इधर है। ये लेफ्ट को क्या देना पड़ेगा मेरे को, 0। राइट को क्या देना पड़ेगा, 1। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बार लेफ्ट को 0 देना है और हर बार लेफ्ट को 1 देना है। पर अगर आपने एक रूल डिफाइन किया कि मैं लेफ्ट वाले को 0 दूंगा और राइट वाले को 1 कोड दूंगा, तो हर पूरे ट्री में हर बार लेफ्ट में 0 देना है और हर बार लेफ्ट में 1 देना है।
अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट वालों को 1 दूँगा, राइट वालों को 0 दूँगा, तो हमेशा हर ट्री में इधर 1 देगा, इधर 0, इधर भी 1, 0, हमेशा ये रूल फॉलो करना है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते इधर 0, 1 दिया, इधर 1, 0 दे दिया। मतलब इधर आपने अगर लेफ्ट में 0 दिया है, तो हर इसमें लेफ्ट में 0 देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे 0 दिया लेफ्ट में, तो यहाँ पे 1 देता हूँ, ऐसा नहीं। एक ही रूल फॉलो कीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये रूल फॉलो कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि लेफ्ट में 0 दीजिए और राइट में 1 दीजिए। तो सबका आंसर सेम आएगा। आप अगर दोस्तों से पूछोगे आपसे भी, तो आप दोस्त और आप सबका आंसर सेम आएगा और मैच कर पाओगे आप एग्जाम के बाद। तो लेफ्ट में आपने 0 दिया, इधर 1 दिया, इधर भी लेफ्ट में 0 देना है, 1 देना है, इधर भी लेफ्ट में 0 देना है, 1 देना है, इधर भी लेफ्ट में 0, 1, इधर भी लेफ्ट में 0, 1। अब सबको कोड तो दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब सबको कोड देने के बाद हो गया अपना काम। अब सबका कोड निकालना है। अब ए का कोड क्या आएगा देखिए, ये बस ए तक पहुंचना है, इधर से 100 मतलब रूट नोड से ए तक पहुंचना है। कैसे पहुंच रहा हूं मैं देखो, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, हो गया 1, 1, 0, 0। कहा है, दिख रहा है ना पाथ, ये पाथ है, ये ये पाथ, ये ये ये। तो क्या हो गया वो 1, 1, 0, 0। अब बी का क्या होगा कोड, बी का कोड देखिए, बी का कोड होगा अपना, कहा है बी, इधर है, क्या होगा 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ये बी का कोड हो गया। अब सी का कोड क्या होगा, सी तक पहुंचना है ना, 1, 0, 0, ओके। उसके बाद डी का कोड, डी का कोड क्या होगा 1, 0, 1, 1, 0, 1। उसके बाद एफ का कोड, एफ का कोड बहुत आसान है, क्या है वो 0। हाँ, तो एफ हफमैन कोड में क्या बोला था मैंने, जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा उसको सबसे शॉर्ट कोड मिलेगा। तो आप देख सकते हो एफ का फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने, एफ का फ्रीक्वेंसी दिया था मैंने 45, एफ का फ्रीक्वेंसी दिया था 45, इसलिए सबसे कम लेंथ का कोड किसको मिला, एफ को मिला। तो दैट्स इट, वही अपन कर रहे थे इधर, ये देखो, सबसे कम लेंथ का कोड एफ को मिला। तो ये हो गया कोड अपना, इसको बोला जाता है प्रीफिक्स कोड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि हर एक नोड जो था अपना ए बी सी डी एफ, और ई भी बचा क्या अपना, सॉरी ई बच गया, सॉरी ई को लिखते हैं एक बार। ई का कोड क्या आएगा, ई का कोड आएगा 1, 1, 1, ओके, ई का कोड आएगा 1, 1, 1। हाँ, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ए बी सी डी एफ या ई, इन सब का कोड भी लिख दिया है मैंने। तो ये हो गया कोड। अब एक क्वेश्चन पूछा था आई गेस, कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें, कि आपने को निकालना था वेटेड, ठीक है, आपने को क्या निकालना था, देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है वेटेड पाथ लेंथ निकालना है आपको, वेटेड पाथ लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए भी आसान है, उसके लिए भी बहुत आसान है। देखिए वेटेड पाथ लेंथ में क्या करना है, हम्म, हाँ वेटेड पाथ लेंथ दिया है, ठीक है। तो वेटेड पाथ लेंथ के लिए ना, जो भी अपना ये है ना, ये जो टेबल आपने बनाया है इधर, ये जो टेबल बनाया है, ये देखिए ये टेबल, ये दिख रहा है, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या था एक बार लिख लेते हैं तो आपको फायदा होगा। ए बी सी डी एफ और ई, थोड़ा दिख रहा है ना, हाँ ए बी सी डी एफ और ई, ठीक है। ये देखिए थोड़ा, अब ए का फ्रीक्वेंसी क्या था वो लिख लेते हैं। ए का फ्रीक्वेंसी था अपना, क्वेश्चन का आ गया यहाँ, ए का फ्रीक्वेंसी था 5, बी का फ्रीक्वेंसी था 9, सी का था 12, डी का था 13, एफ का था 45 और ई का था 16। ये उसका फ्रीक्वेंसी था, बराबर है, बराबर है, ये इसका फ्रीक्वेंसी था, आप चेक कर सकते हो। अब आपको ये करना है कि इसका लेंथ निकालना है, ये कितने लेंथ का कोड है ये निकालना है। ये कितने लेंथ का कोड है रे, 4 लेंथ का। ये कितने लेंथ का कोड है, 4 लेंथ का। ये कितने लेंथ का कोड है, 3 लेंथ का। ये 3 लेंथ, ये 1 लेंथ, ये 3 लेंथ। तो ऐसा निकालने के बाद, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 5 दिख रहा है ना, 5 इंटू करना है अपने को लेंथ ऑफ दिस कोड, 5 इंटू 4 कितना हो गया फिर 20, 9 इंटू आपको करना है, 9 इंटू लेंथ ऑफ दिस कोड 4 कितना हो गया वो 36, 12 इंटू लेंथ ऑफ दिस कोड कितना हो गया 3, मतलब 12 इंटू 3 कितना होता है 36। उसके बाद 13 इंटू 3, 13 इंटू आप 3 करोगे तो कितना हो गया 39। फिर 45 इंटू जीरो नहीं करना है इधर, आप इधर 45 इंटू जीरो जीरो कर दोगे नहीं, 45 इंटू लेंथ ऑफ दिस कोड, इसका लेंथ कितना है 1, तो 45 इंटू 1 45, 16 इंटू 1 टू 3 3, 16 इंटू 3 48। ये हो गया अपना पूरा का वेटेड लेंथ। अब इसको सम करना है हर एक को,
प्लस 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 प्लस, ये सबका प्लस कीजिए, आपका आंसर कुछ 224 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसको क्या बोलते हैं, वेटेड लेंथ, वेटेड पाथ लेंथ। तो अगर आपको वेटेड पाथ लेंथ निकालना है तो ऊपर ये जो प्रोसेस किया है ना, ये जो दिख रहा है वेटेड पाथ लेंथ, इसको ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला इसका है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंबल इनटू क्या था, क्या किया अपन ने, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंबल इनटू लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ इट्स कोड। हाँ, तो लेंथ ऑफ इट्स कोड, तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या था, सपोज करो एफ लिया मैंने, तो 45 था एफ का फ्रीक्वेंसी, 45 एफ का फ्रीक्वेंसी था, और इंटू वन क्योंकि उसका लेंथ का कोड 45, देखिए इधर 45 किसका था, इसका था फ्रीक्वेंसी, और इसका लेंथ क्या है कोड का 1, तो ऐसे 45 × 1 प्लस 12 × 3, आप ऐसे मैच कर सकते हो, फिर 13 × 3 प्लस 5 × 4 प्लस क्या आएगा, प्लस 9 × 4, आप मैच कर लीजिए, ये मैं ऊपर करके दे रहा हूँ, ऊपर के देखते ही कर रहा हूँ, और 16 × 3, ये करके आप उसका एडिशन कर दीजिए और ये आएगा अपना 224, अपन ने निकाला है आगे भी तरी। तो ये हो गया हफमान कोड के एग्जाम्पल, दो दो क्वेश्चन पूछेंगे, वेटेड पाथ लेंथ और हर एक इसका कोड। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो एक बार बता दीजिए कमेंट में, फिर से देखते हैं इसको थोड़ा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।